हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म हुए और इसके साथ ही चुनावी आचार संहिता भी। इस बदलाव के बाद रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डीजीपी के पद पर फिर से बहाल कर दिया गया। चुनावों के पहले से अपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखकर शुक्ला को डीजीपी की पोजीशन से हटाने की मांग की थी, जिसके चलते उन्हें इलेक्शंस के महज कुछ हफ्ते पहले 4 नवंबर को अपनी पोजीशन से रिलीव कर दिया गया था। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं हमारा वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। रश्मि शुक्ला का दोबारा डीजीपी बनना सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। उनके करियर में जहां कई उपलब्धियां दर्ज हैं, वहीं दूसरी वजहों से भी वो चर्चा में रही हैं। आज हम बात करेंगे उनकी ताज़ा बहाली, उनके शानदार करियर और उनके चर्चाओं में बने रहने के कारण के साथ साथ चुनावों के दौरान उनको डीजीपी के पद से क्यों हटाया गया। साथ ही जानेंगे आखिर उनके कार्यकाल का विस्तार और लाइमलाइट में रहना महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर डाल रहा है। लेकिन उसके पहले एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की मेजर हेडलाइंस पर। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र चुनावों के बाद डीजीपी पद पर वापस बहाल किया गया। अनुराग गुप्ता असेंबली इलेक्शंस के बाद झारखंड डीजीपी के तौर पर रीइंस्टेट किए गए। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में नए डीजीपी की अपॉइंटमेंट। और पूर्व लबासना डायरेक्टर ने नारायण मूर्ति के यूपीएससी को लेकर कमेंट्स पर तीखा जवाब दिया है। बीपीएससी ने 69th एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट ने किया टॉप। – 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ईसीआई ने रश्मि शुक्ला को डीजीपी महाराष्ट्र के पद से हटा दिया था। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार ने उन पर बायस्ड यानी पक्षपात का आरोप लगाया था। ऑपोजिशन पार्टीज ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ अपनी चिंताएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को एक पत्र लिखकर व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने शुक्ला पर ऑपोजिशन लीडर्स के फोन टैप करने का आरोप लगाया था। ये आरोप 2 अलग अलग एफआईआर से आते हैं। एक जब शुक्ला स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या एसआईडी की कमिश्नर थी और दूसरा जब वो पुणे पुलिस कमिश्नर के तौर पर सर्व कर रही थी। ये दोनों ही केसेस 2021-22 के हैं। इन दोनों मामलों के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। कांग्रेस ने इस पत्र में यह भी कहा था कि शुक्ला ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ जानबूझकर बायस्ड और डिस्क्रिमिनेटरी रवैया अपनाया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इलेक्शन कमीशन से शुक्ला की तत्काल रिलीविंग की अपील करते हुए उनकी नियुक्ति को लेकर गहरी चिंता जताई थी। पटोले ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा में वृद्धि हुई थी और शुक्ला के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए थे। पटोले ने अपनी अपील में यह भी कहा कि शुक्ला ने कई पुलिस अधिकारियों को विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए निर्देश दिए थे, जिससे उनका बायस ऑपोजिशन के प्रति साफ होता है। उन्होंने ये तर्क भी दिया था कि जबकि अन्य राज्यों में ऐसी सिचुएशंस में जल्दी कार्रवाई की गई, वहीं महाराष्ट्र में पुलिस लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे राज्य में राजनीतिक माहौल और बिगड़ता गया। इलेक्शन कमीशन ने उनकी जगह आईपीएस संजय कुमार वर्मा को इंटरिम डीजीपी नियुक्त किया था। संजय कुमार वर्मा 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या एसआईटी की कमान भी संभाल चुके हैं, जिसने 2015 में कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या की जांच की थी। वर्तमान में संजय वर्मा महाराष्ट्र में लीगल और टेक्निकल महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत हैं। चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने रश्मि शुक्ला को फिर से डीजीपी के पद पर बहाल कर दिया। उन्होंने 26 नवंबर को अपना कार्यभार संभाला। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और महाराष्ट्र काडर से आती हैं। वे राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कई अहम पदों पर तैनात रह चुकी हैं। जनवरी 2024 में उन्हें महाराष्ट्र की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया था। शी इज द फर्स्ट वुमन पुलिस चीफ ऑफ महाराष्ट्र। इससे पहले वे सेंट्रल रिजर्व
पुलिस फोर्स या सीआरपीएफ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थी। उन्होंने पुणे पुलिस कमिश्नर और स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एसआईडी की प्रमुख के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई है। 2004 और 2013 में रश्मि शुक्ला को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिल चुका है। इतना ही नहीं, वे मुंबई पुलिस कमिश्नर बनने वाली दूसरी महिला हैं। इनसे पहले मीरन चड्डा बोनवांकर इस पोजीशन पर सर्व कर चुकी हैं। शी इज अ 1981 बैच आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम महाराष्ट्र काडर। बोनवांकर 2017 में रिटायर हो गई। Ms. Shukla's illustrious career hasn't been without its fair share of controversies. उनके करियर की दो सबसे मेजर कंट्रोवर्सीज को देखते हैं। पहला, फोन टैपिंग केस। 2019 में जब वे स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की प्रमुख थीं, उन पर विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने का आरोप लगा। इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। 2 मार्च 2021 में कोलाबा पुलिस स्टेशन में एसीपी स्पेशल ब्रांच राजीव जैन एक एफआईआर फाइल करते हैं, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि रश्मि शुक्ला ने शिवसेना लीडर संजय राउत और एनसीपी लीडर एकनाथ खड़से के फोन्स इल्लीगली टैप किए। इस दौरान शुक्ला एसआईडी की कमिश्नर थी। इसके बाद दूसरी एफआईआर फरवरी 2022 में पुणे में रजिस्टर हुई for allegedly misusing her position as the then commissioner of police of Pune। इस बार आरोप था कि रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का फोन इल्लीगली टैप किया था। She had allegedly claimed that the mobile numbers belonged to a man dealing in narcotics। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। और दूसरी कंट्रोवर्सी है एक करप्शन रिपोर्ट लीक की। 2020 में उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स और मिडिलमैन के बीच भ्रष्टाचार की एक रिपोर्ट तैयार की, जो बाद में लीक हो गई। इस मामले को भी शुरू से देखते हैं। 26 मार्च 2021 में एसआईडी के असिस्टेंट कमिश्नर की कंप्लेंट पर मुंबई साइबर पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की। आरोप यह था कि रश्मि शुक्ला ने एक क्लासिफाइड रिपोर्ट लीक की थी, जो उन्होंने 2020 में बनाई थी, जब वो एसआईडी की कमिश्नर थी। इस रिपोर्ट में कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की डिटेल्स थे, जिन्होंने पॉलिटिकल कनेक्शंस के थ्रू पैसों के बदले सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स और मनचाही पोस्टिंग कराने के लिए मिडिलमैन का काम किया था। 23 मार्च 2021 को उस वक्त महाराष्ट्र के लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि राज्य सरकार ने शुक्ला की रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया और अब वो ये डॉक्यूमेंट्स और पेन ड्राइव जिसमें ये रिपोर्ट है उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या होम मिनिस्ट्री को हैंडओवर करने वाले हैं। इस मामले में जयंत यादव, जो कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने 21 अगस्त 2023 को अपने आदेश में कहा, जांच अधिकारी ने पाया कि जो धाराएं रश्मि शुक्ला पर लगाई गई थी वे इस मामले में लागू नहीं होती। पॉलिटिशियंस और पुलिस के बीच अलेजेड नेक्सस के कंट्रोवर्शियल मामले पर पर्दा डालते हुए कोर्ट ने कहा, सीबीआई ये स्थापित नहीं कर सकी कि संबंधित दस्तावेज देवेंद्र फडणवीस, तब के महाराष्ट्र के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को कहां से, किसने और कब सौंपे थे। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सीबीआई को यह जानकारी मिली थी कि एसआईडी का जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा था वो ट्रोजन मालवेयर जैसे वायरस से इन्फेक्टेड था, जिससे ये संभावना जताई गई कि सिस्टम से सेंसिटिव डेटा को हैक किया जा सकता था। जनवरी 2024 में रश्मि शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत 2 साल का एक्सटेंशन मिला। यह कार्यकाल विस्तार उनके जून 2024 में होने वाले रिटायरमेंट को जनवरी 2026 तक बढ़ाता है। रश्मि शुक्ला की कहानी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन और कंट्रोवर्सीज का मिक्स बैग है। क्या वे पक्षपात कर रही थी जैसा कि विपक्ष का आरोप है, या उनके कदम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए थे? क्या उनकी बहाली महाराष्ट्र सरकार का सही फैसला है या ये राजनीतिक दबाव का नतीजा है? ये देखना दिलचस्प होगा कि रश्मि शुक्ला अपने कार्यकाल के अगले हिस्से में महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को किस दिशा में ले जाती है। रश्मि शुक्ला का मामला राजनीति और नौकरशाही के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को सामने लाता है। आपकी राय में क्या उनकी बहाली महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद साबित होगी या विपक्ष के आरोप सही हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर की ओर। चुनावों के बाद डीजीपी को रीइंस्टेट करने का कदम सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं उठाया गया,
दूसरा राज्य जहां विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं वो है झारखंड। यहां भी आईपीएस ऑफिसर अनुराग गुप्ता, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले डीजीपी झारखंड के पद से हटा दिया था, उनको हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने फिर से बहाल कर दिया है। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही अनुराग गुप्ता को बहाल किया गया। गुप्ता, जो 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, को पहले जुलाई में एक्टिंग डीजीपी बनाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने गुप्ता को उनकी इलेक्शन रिलेटेड मिसकंडक्ट की हिस्ट्री के कारण डीजीपी के पद से हटा दिया था और 1989 बैच के झारखंड काडर सीनियर आईपीएस ऑफिसर अजय कुमार सिंह को 21 अक्टूबर को डीजीपी नियुक्त किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ होम, प्रिजन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अनुराग गुप्ता, जो डीजी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहे थे, को डायरेक्टर जनरल पुलिस का कार्यभार दिया गया है, जबकि डीजीपी अजय कुमार सिंह को चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया गया है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव हुए थे। जेएमएम लेड अलायंस ने 81 सीटों वाली विधानसभा में 56 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी लेड एनडीए ने 24 सीटें हासिल की। फरवरी 2023 में अजय कुमार सिंह को नीरज सिन्हा के रिटायरमेंट के बाद डीजीपी बनाया गया था। नीरज सिन्हा, जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे, उनके कार्यकाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे जनवरी 2023 में खारिज कर दिया गया। अब बात करते हैं इस हफ्ते की बाकी बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। मिस्टर कैलाश मकवाना 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी को मध्य प्रदेश का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। वो 1 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे और सुधीर सक्सेना का स्थान लेंगे, जो 30 नवंबर को सर्विस से रिटायर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश होम डिपार्टमेंट ने 25 नवंबर को उनकी नियुक्ति की घोषणा की। इससे पहले 21 नवंबर को दिल्ली में यूपीएससी की बैठक में उनके नाम पर अंतिम रूप दिया गया। मकवाना ने मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के रूप में सेवाएं दी हैं। उन्होंने दुर्ग और मुरैना में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एएसपी के रूप में भी काम किया है। उनके पास भोपाल से बीई और दिल्ली आईआईटी से एमटेक की डिग्री है। उत्तराखंड में मिस्टर दीपम सेठ को, जो कि 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनको नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल या एसएसबी के पद पर तैनात है। उन्होंने गाजियाबाद, आगरा और नैनीताल में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वो 1 दिसंबर को कार्यभार ग्रहण करेंगे और अभिनव कुमार, जो नवंबर 2023 से कार्यवाहक डीजीपी हैं, का स्थान लेंगे। अभिनव कुमार 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ लबासना और 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर संजीव चोपड़ा ने इन्फोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति के उस सुझाव की कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन को खत्म कर 20 स्कूल ग्रेजुएट्स के जरिए आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की भर्ती की बात कही थी। हाल ही में दिए गए बयान में मूर्ति ने यूपीएससी सिस्टम को पुराना और स्टेटस को बनाए रखने वाला बताया। उन्होंने कहा कि भारत की तेजी से डेवलप होती इकोनॉमी को ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट के बजाय मैनेजमेंट माइंडसेट की जरूरत है, जिसे 20 स्कूल ग्रेजुएट्स बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यूपीएससी ने भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिटी के साथ पीढ़ियां तैयार की हों, लेकिन $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए 2047 तक यह सिस्टम काफी नहीं है। संजीव चोपड़ा ने इस विचार को खारिज करते हुए यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस को इंक्लूसिव, मेरिट बेस्ड और डेमोक्रेटिक बताया। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम रूरल और नॉन अर्बन एरियाज के यंगस्टर्स को 22 भाषाओं में एग्जाम देकर सिविल सर्विसेज में आने का मौका देता है, एज अपोज टू 20 स्कूल ग्रेजुएट्स जो आमतौर पर इंग्लिश मीडियम के एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन से आते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को लिमिट कर सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या बीपीएससी द्वारा आयोजित 69th इंटीग्रेटेड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के परिणाम 26 नवंबर को घोषित किए गए। सीतामढ़ी जिले के उज्जवल कुमार उपकर ने इस बार टॉप किया और ये पिछले 10 वर्षों में पहला मौका है जब किसी हिंदी मीडियम के उम्मीदवार ने ये उपलब्धि हासिल की है। इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट indianmasterminds.com पर जा सकते हैं। मेरे कलीग अयोध्या प्रसाद सिंह ने उज्जवल के साथ विस्तार से बात की है। इस स्टोरी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इस परीक्षा में 475 पदों के लिए 470 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इससे पहले मेंस एग्जाम के परिणाम में 1295 उम्मीदवार सफल हुए थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में इंटरव्यू प्रक्रिया आयोजित की गई। चयनित पदों में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या DYSP, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO और फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शामिल हैं। इस न्यूज़ को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। What do you think about the move to reinstate DGPs in the state? Let us know in the comments. आपको इस हफ्ते का शो कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बता सकते हैं। आज जिन टॉपिक्स पर हमने बात की है उन सभी को आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे रेलेवेंट लिंक्स अटैच्ड हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।